तो गाइस, नमस्कार सभी को। तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आपको शादी करनी है और अगर आप शादी करने की प्लानिंग में हैं और आप हिंदू हैं तो हिंदू लोग आपको क्या क्या आपको वार्निंग्स दे रहे हैं कि आपको अपनी शादी में ये चीज़ें नहीं करनी है, नहीं तो आपकी शादी अच्छी खासी शादी आपकी बर्बाद हो सकती है। मतलब एक वॉइड मैरिज आपकी शादी भी हो सकती है अगर आप ये गलतियाँ करोगे तो एक वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज क्या होती है, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। पहली चीज़, ओके। अब उसके बाद में कुछ सर्कमस्टेंसेस होते हैं, कुछ रीजंस और कुछ ग्राउंड्स होते हैं जो हिंदू लॉ में लिखे हुए हैं कि अगर वो ग्राउंड आए, वो ग्राउंड अगर पूरे हो गए, वो सर्कमस्टेंसेस अगर कोई शादी में अगर हो गए तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी या फिर वॉइडेबल हो जाएगी। ओके। और दूसरी चीज़ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस क्या होता है। मेन बात ये है कि काफ़ी लोगों को डाउट रहता है कि एक वॉइड और वॉइडेबल मैरिज में डिफरेंस चलता क्या है। ये बात दोनों को सेम सेम सी लगती है सबको, लेकिन ये सेम नहीं है, कुछ इसमें डिफरेंस है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबा के वीडियो लाइक करना। तो वीडियो को अपन अब चालू करते हैं। तो एक वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज में फ़र्क क्या होता है, तो पहले अपन देखेंगे इस वीडियो में कि एक वॉइड मैरिज और एक वॉइडेबल मैरिज ये दोनों होती क्या है। ठीक है। फिर उसके बाद में अपन देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या क्या है। ओके। तो अपन पहले शुरू करते हैं वॉइड मैरिज से कि व्हाट इज़ वॉइड मैरिज। ठीक। अब व्हाट इज़ वॉइड मैरिज, एक वॉइड मैरिज है वो क्या है। अ वॉइड मैरिज इज़ नो मैरिज, इट इज़ अ मैरिज दैट डज नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम इट्स बिगिनिंग। एक ऐसी शादी जो शुरू से ही थी ही नहीं कभी। इसमें कहने का मतलब ये है कि जैसे एग्जांपल लेते हैं अपन इसमें सबसे अच्छा एक, कि जैसे मैं हूँ ए। ओके। मैंने करी बी से शादी। ठीक है। मेरी एज है 20, मेरे बी जो मेरी फीमेल पार्टनर है उसकी एज भी है 20। ठीक है। अब अगर हम दोनों ने सभी सेरेमनी से, सभी रस्म, सभी प्रथाओं से शादी कर ली है और हमारे कोई दिक्कत नहीं है, हमने सभी प्रथाओं से सबसे शादी कर ली है, लेकिन कानून की नज़रों में, इन द आइज ऑफ लॉ, ये हमारी मैरिज वॉइड हो जाएगी। मैरिज हमारी सही नहीं मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी लीगल एज 21 होनी चाहिए, लड़के की लीगल एज 21 होनी चाहिए शादी करने के लिए, और यहाँ पे मेरी एज 20 है, तो ये मैरिज वॉइड हो जाएगी। इट इज टर्म्ड as marriage because two persons undergo the ceremony of marriage but due to some incompetency it is void। मतलब अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर जैसे देखा जाए कि ए और बी, मेरी और मेरे पार्टनर की शादी तो हो गई है, ठीक है, लेकिन शादी वॉइड है, लेकिन ये फिर भी शादी क्यों है। कहने का मतलब इसका ये है कि यहाँ पे वॉइड तो है, अगर ये चीज़ वॉइड ही है, शादी ये है ही नहीं, तो यहाँ पे मैरिज का नाम क्यों लिखा हुआ है। ये एक अच्छा सा डाउट एक आया होगा आपके मन में भी कि जो चीज़ गलती हो गई है तो उस गलत चीज़ में नाम क्यों डाल रखा है वॉइड मैरिज, तो यहाँ पे मैरिज लिखा ही क्यों है। ठीक है। तो वॉइड मैरिज का ये रीज़न है कि अगर हमने ए और बी ने हमने शादी करी है तो यहाँ पे शादी करने के लिए हमने कुछ रस्म प्रथाएं तो करी होगी। ठीक है। तो वो रस्म प्रथाएं किसकी, शादी की ही होगी। तो शादी की होगी तो मतलब एक तरीके से वो शादी हुई तो है, रस्म प्रथाओं से ही भले हुई हो, लेकिन शादी तो हुई है वो। तो एक वो शादी तो होगी लेकिन वो वॉइड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरी एज 20 थी शादी करने के टाइम। ओके। अब अगली चीज़ देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हाँ यहाँ पे भी एक एग्जाम्पल दे रखा है, ये भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इफ़ अ ब्रदर एंड सिस्टर परफॉर्म ऑल द सेरेमनीज ऑफ अ मैरिज एंड स्टार्ट लिविंग एज अ हस्बैंड वाइफ। ओके। कि कोई सी और डी है, दोनों भाई बहन है। ठीक है। अब ये दोनों ने अच्छे से शादी भी कर ली है, मैरिज कर ली है। ठीक है। अब मैरिज करने के बाद में वो साथ में हस्बैंड वाइफ की तरह रहने भी रख गए हैं, लेकिन वो शादी तो वॉइड होगी ना, क्योंकि भाई बहन शादी नहीं कर सकते हैं इंडियन हिंदू मैरिज एक्ट में। और ये वॉइड मैरिज की चीज़ कहाँ लिखी हुई है अपने सेक्शन 11 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट, ये चीज़ याद रखना। ओके। अब अगली चलते हैं अपन। अब अपन पढ़ेंगे ग्राउंड्स ऑफ वॉइड मैरिज। यह भी बहुत अच्छी है कि अब किस किस कंडीशन में, जो मैंने कंडीशन शुरू में बात करी थी कि किस किस कंडीशन में एक मैरिज वॉइड हो जाती है, उस वॉइड मैरिज में कौन कौन सी कंडीशंस होगी उसकी अपन बात करेंगे। अब वॉइड मैरिज की कंडीशन देखने पहले पाइगेमी।
इट मीन्स आइदर है पार्टी है स्पाउस लिविंग एट द टाइम ऑफ मैरिज। कहने का मतलब कि मैंने, अगर मैं लीगल एज का हूँ बिल्कुल, मान लो मैं 23 साल का हूँ, मेरी पार्टनर है, उसकी भी लीगल एज है, मैंने इससे शादी कर ली पार्टनर से, बी से। अब बी की पहले से ही शादी हो रखी हो, ठीक है, उसकी शादी हो रखी है मान लो सी से, और इसने फिर भी मुझसे शादी कर ली है, तो ये मैरिज वॉइड होगी? बिल्कुल होगी। और इस चीज़ को सही ढंग से करने का क्या तरीका था कि सी से पहले बी यानी मेरा पार्टनर अपने पति से पहले, जो पहले उसका पति था उससे डिवोर्स लेती, उसके बाद में मुझसे शादी करती, फिर जाके सही बात बनती। अगर ऐसी कंडीशन हो तो मैरिज वॉइड हो गई है, ठीक है। और ये सेम कंडीशन मेरे साथ भी हो, अगर मेरी भी पहले कोई पत्नी हो और मैं दूसरी शादी कर लूँ तो ये सही बात नहीं होगी, तो ये सेम कंडीशन मेरे साथ भी होगी। मतलब कहने का मतलब मेल और फीमेल दोनों पार्टनर में किसी के साथ भी ये चीज़ हो सकती है। ओके, अब देखते हैं अगला, व्हेन द पार्टीज आर सपिंडा टू ईच अदर, सेक्शन 3F ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है सपिंडा। अब इस चीज़ को एक बार समझना। ओके, अब सपिंड का मतलब क्या हुआ? सपिंड का मतलब ये है कि जो मैं शादी करना चाहता हूँ जिससे, ठीक है, मैं अगर ए हूँ, ध्यान से समझना एक बार इस चीज़ को, मैं हूँ ए, मेरा पार्टनर है बी, ठीक है, मैं ए हूँ जो बी से शादी करना चाहता है। मेरे जो मदर फादर हैं, मदर फादर मतलब मेरी माँ और मेरी पिताजी मेरे, ठीक है, अब मेरे पिताजी की पिछली 5 जनरेशन, ठीक है, मेरे से ऊपर की पिछली 5 जनरेशन और मेरी माँ की तरफ से पिछली 3 जनरेशन का कोई भी रिलेशन इस बी से नहीं होना चाहिए। समझे? मतलब जो मेरे ऊपर की 5 जनरेशन है, मेरे फादर से, फादर को लेके जो मेरी 5 जनरेशन है ऊपर वाली वो, और मेरी मदर को लेके जो 3 जनरेशन है ऊपर वाली वो, उसका रिलेशन जिससे मैं शादी करने वाला हूँ उससे कुछ भी नहीं होना चाहिए। ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है, अपने हिंदू लॉ में लिखा हुआ है, और इसका एक अच्छा साइंटिफिक रीज़न भी है, ठीक है। थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ इसका साइंटिफिक रीज़न क्या है कि 5वीं पीढ़ी के बाद में जब अपन आगे बढ़ते हैं उसके बाद में जेनेटिक चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। मतलब 5वीं पीढ़ी के बाद में मैं, अगर मेरे जो 5 पीढ़ी से ऊपर जो मेरी भाई या मेरे जो बहन चल रही है, ओके, ठीक है, 5वीं पीढ़ी से आगे जो मेरी 6ठी पीढ़ी में मेरी कोई ऊपर से जो बहन लगती है वो चल रही है, और मैं हूँ यहाँ पे 6ठी पीढ़ी में, ठीक है, तो हम दोनों एक दूसरे से चाहें तो साइंटिफिकली शादी कर लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि जेनेटिक रीजंस होते हैं, हम जेनेटिकली भाई बहन बिल्कुल भी नहीं रहे, ठीक है, लेकिन पहली 5 पीढ़ी तक हम भाई बहन एक तरीके से देखा जाए तो हैं। और ये अपने हिंदू धर्म में बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुराणों ने लिखी हुई है, बहुत सटीक बात लिखी हुई है। और ये चीज़ फीमेल्स में आपने सोचा होगा कि 3 पीढ़ियों का क्यों है, तो उसमें फीमेल्स में ये चीज़ थोड़ी जल्दी हो जाती है, बस यही रीज़न है, जेनेटिक जो रीज़न है थोड़ा जल्दी हो जाता है। ओके, अब देखते हैं अगला, व्हेन द पार्टीज आर विद इन द प्रोहिबिट डिग्री ऑफ रिलेशनशिप, सी सेक्शन 3G ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, ठीक है, इसको भी देख लेते हैं अभी। इसमें भी यही लिखा है सेम, देखा जाए तो वही सपिंडा वाली सी थोड़ी सी बात इसमें भी मैच है, लेकिन थोड़ा सा इसमें हल्का सा अलग है कि इसमें भी यही बात है वैसे देखा जाए तो, कि लड़का और लड़की ए और बी, कोई भी काका बाबा ताऊ ताई नाना नानी चाचा कुछ भी हो, उनका लड़का लड़की नहीं होना चाहिए, उस चचेरे भाई बहन ताऊ से भाई बहन उस तरीके से नहीं होना चाहिए, परिवार में नहीं आने चाहिए, कुल मिला के रिश्तेदारों में इनमें नहीं होना चाहिए ये चीज़। ओके, सिंपल सी बात, इस पर इतना सही था। और इफ़ द प्रॉपर सेरेमनीज ऑफ मैरिज हैज़ नॉट बीन परफॉर्म्ड, ढंग से शादी हुई नहीं हो, ठीक है, शादी की जो परंपराएं होती है, रस्म्स होती है, फेरे लेने होते हैं, काफ़ी सब चीज़ें होती है, वो ढंग से हुई ना हो तो वो मैरिज वॉइड ही होगी, वैलिड थोड़ी ना होगी वो, ठीक है। इफ़ द मैरिज हैज़ बीन परफॉर्म्ड इन द वायलेशन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ सेक्शन 15 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। अब 15 में क्या बात कर रहा है, डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन। अब इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये दे रखा है कि डिवोर्स पर्सन व्हेन मे मैरी अगेन,
मतलब कि अपन पहले सेक्शन 15 को समझते हैं। सेक्शन 15 बोलता क्या है हिंदू मैरिज एक्ट का। इसमें यह है कि कोई डिवोर्स पर्सन है, ठीक है, मतलब कहने का मतलब कोई आदमी है, उसको डिवोर्स का हुक्मनामा आ गया, द डिक्शनरी ऑफ द डिवोर्स, ठीक है, वो आ गया, उसको हुक्मनामा आ गया डिवोर्स का, ठीक है। तो उस हुक्मनामे के बाद में वो उसके पास में दो कंडीशन होगी हमेशा। पहली कि वो अपील कर सकता है, अपील कर सकता है। अब अपील कब कर सकता है? एक सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम तक ही कर सकता है, उसके बाद में नहीं कर सकता, ठीक है। या फिर वो अपील कर ले, ठीक है, या फिर उसको अपील करने का कोई राइट ही ना हो। दूसरी कंडीशन ये होती है कि उसको अपील करने का कोई राइट ही ना हो। उसका डिवोर्स हुआ है, उसको ये भी बोला गया कि आप उसको हुक्मनामे को हटाने की अपील कर ही नहीं सकते, पहली ये चीज़। या फिर वो अपील करने का टाइम हो, वो टाइम पीरियड उसका खत्म हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, ये दोनों बातें हो जाए। अगर ये चीज़ हो जाए तो जो दूसरी वाली पार्टी होगी, जो सामने वाली, वो शादी कर सकती है, ठीक है। अगर वो चाहे तो वो आगे जाके दूसरे आदमी से या दूसरी औरत से, किसी से भी शादी वो कर सकता है, दूसरा वाला पार्टी, जो सामने वाली पार्टी है, ठीक है। और इसमें ये बात में यही करा गया कि अगर ये जो कंडीशंस इसमें दे रखी है सेक्शन 15 में, जो आपको मैंने अभी समझाया, ये अगर ढंग से परफॉर्म ही ना हुई हो, ठीक है, इस या फिर ये कंडीशन परफॉर्म हुआ हो, उस चीज़ का वायलेशन हो गया हो, सेक्शन 15 का जो वायलेशन कर रहे हैं, तो वो मैरिज वॉइड हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। मतलब कि उसको अगर वो अपील कर रहा है, कोई आदमी है, वो अपील करने का उसके पास टाइम है, ठीक है, और वो अपील कर रहा है कि नहीं, मुझे मेरी बीवी से वापस डिवोर्स है, उसको हटाओ, मुझे वापस, मैं अपील कर रहा हूँ इस चीज़ की। अगर वो अपील करे और उसकी बीवी बीच में जाके किसी और से शादी कर लेती सी से, तो मैरिज तो वॉइड हो गई ना ये, क्योंकि ये अपील कर रहा था। ढंग से तलाक थोड़ी ना हुआ अभी, मतलब तलाक हो गया है लेकिन वो अपील तो कर रहा है। तो ये चीज़, अगर इस चीज़ का वायलेशन हो रहा है जो इसमें लिखा हुआ है सेक्शन 15 में, तो ऑटोमेटिकली मैरिज वॉइड हो गई। अब अपन दूसरी चीज़ पे आते हैं, अगली, व्हाट इज़ वॉइडेबल मैरिज। अब वॉइडेबल मैरिज में इतनी ही चीज़ है कि जो मैरिज है वो जैसे दो गुट है, सॉरी, जैसे दो कपल है, जैसे एक आदमी एक औरत है, ए और बी, इन्होंने कर ली शादी। आगे जाके इनमें कुछ ऐसे मतभेद हो गए, कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस आ गए हैं, जैसे कि कोई फ्रॉड हो गया हो, ठीक है, या फिर ए ने बी से शादी करी है, और बी ए जिससे शादी करना चाहता था बी से, यानी मैं ए कोई बी से शादी करना चाहता था, वो कोई और लड़की थी, और मेरी शादी हो गई वो कोई और ही थी, वो मान लो डी थी, ठीक है, ये एक मेरे साथ फ्रॉड हो गया हो। या फिर मेरी शादी मुझे कुछ नशा दे के, या फिर मेरा अनसाउंडनेस ऑफ माइंड करके, मेरा दिमाग मुझे दिमागी रूप से कमज़ोर करके, या फिर मैं पहले से ही दिमागी रूप से कमज़ोर हूँ, इस चीज़ में मेरी शादी हो गई हो, तो ये चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि शादी तो ढंग से हो जाती है, एकदम सब कुछ सही भी चल रहा होता है, ठीक है, लेकिन आने वाले समय में क्या होता है, अगर अगर इफ़ कोई भी एक पार्टी अगर केस फाइल कर दे या फिर कंप्लेन कर दे थाने में जाके, कुछ भी हो जाए, तो वो मैरिज होगी वो वॉइडेबल हो जाएगी। और इसमें बात कौन करता है ये, और किस किस कंडीशन में हो रखी है, ये बात करता है सेक्शन 12, जो जो कंडीशंस दे रखी है सेक्शन 12 में दे रखी है, ठीक है। और अगर इसमें एक और चीज़ है कि अगर मैंने शादी कर ली बी से, मेरे साथ धोखा हो गया, किसी भी प्रकार का फ्रॉड हो गया हो, या कुछ भी हो गया हो मेरे साथ, तो मैं अगर फाइल कर रहा हूँ कोई भी केस, कोई भी सू कर रहा हूँ मैं, कुछ भी कर रहा हूँ, पेटिशन फाइल कर रहा हूँ मैं, और बी की मौत हो जाए, ठीक है, या फिर मेरी मौत हो जाए, कुछ भी ऐसे हो जाए, तो वो मैरिज हमेशा के लिए वैलिड ही रह जाएगी। ओके, अब इसमें ग्राउंड्स क्या क्या है, ग्राउंड्स ऑफ वॉइडेबल मैरिज। मैरिज इज नॉट कंज्यूमिनेटेड ड्यू टू द इम्पोर्टेंसी ऑफ द रिस्पोंडेंट, मतलब नपुंसकता और उसका बता रखा है इसमें कि अगर किसी अलग लिंग से शादी करा दी हो, किसी अलग जेंडर से शादी करा दी हो, तो उसकी बात करी हुई है इसमें। रिस्पोंडेंट इज सफरिंग फ्रॉम द मेंटल डिसऑर्डर एज टू बी अनफिट फॉर द मैरिज एंड प्रोक्रिएशन ऑफ द चिल्ड्रन, मतलब वो हेल्दी नहीं हो, ठीक है, या फिर वो ऐसा हो कि उससे आगे चिल्ड्रन नहीं हो सकते, या फिर चिल्ड्रन हो भी सके तो उसकी परवरिश नहीं कर पाए, ऐसी उसकी मेंटल डिसऑर्डर हो। ओके, द कंसेंट ऑफ द पेटिशन टेकन बाय द फ्रॉड और फोर्स, ये भी बात मैंने कर दी अभी।
फ्रॉड से या फिर किसी ज़बरदस्ती से करवा दी गई हो, और दैट द रिस्पोंडेंट्स वर प्रेग्नेंट बाय सम अदर पर्सन अदर देन द पिटिशनर। मतलब जैसे मैं हूँ ए, मैंने शादी करी बी से, अब जो बी है मेरी बीवी, तो वो किसी और ही आदमी से अगर प्रेग्नेंट है तो मैं ये पेटिशन फाइल कर सकता हूँ कि मेरा बच्चा ही नहीं है इसके पेट में, ये चीज़ भी हो सकती है। और अगली चीज़ है एक नोट, इतने ही थे, 4 ही हैं, ओके हाँ 4 ही हैं। अब अगली चीज़ है कि द चिल्ड्रन बोर्न आउट टू द वर्ल्ड, हाँ कि अब बात करते हैं बच्चे की, कि अगर मैंने ए और बी ने हमने शादी करी, हमें हो गए हैं 4 से 5 साल हो गए शादी के, उसके बाद में हमारी मैरिज वॉइडेबल हो गई कोई भी सर्कमस्टेंसेस है, ये ऊपर ये दिए गए हैं रीजंस, कुछ भी हो गया और यहाँ पे हमारी मैरिज वॉइड हो गई है, वॉइडेबल मैरिज हो गई है, ठीक है। तो उसके बाद में अगर हमारा बच्चा हुआ, कोई भी बेबी हुआ, ठीक, तो ये बेबी होगा जो, ये बेबी लेजिटिमेट होगा, ठीक है। तो इसको कोई भी मतलब कोई भी बात के लिए क्वेश्चन नहीं कर सकता, कोई भी, इसकी कोई गलती नहीं होगी, इस पे ऊपर कोई भी सख्ती, कोई भी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होगा, ये बच्चा लेजिटिमेट होगा, मतलब ये कानूनी रूप से बच्चा एकदम सही रहेगा, ठीक है। तो इतनी सी बात थी इसमें। और अब आगे एक वीडियो मैं और अपलोड करूंगा, उसमें अपन बात करेंगे कुछ लीगल टर्म्स की, मैरिज में कुछ लीगल टर्म्स यूज़ होती है, क्योंकि यहाँ पे भी मैं कुछ लीगल टर्म्स यूज़ कर सकता था लेकिन उसका कोई मतलब नहीं था, क्योंकि समझ ही नहीं आती है काफ़ी लोगों को, ठीक है। तो कुछ अच्छी अच्छी लीगल टर्म्स अपन समझेंगे, ओके, इतनी बढ़िया बढ़िया समझेंगे कि आपको आसानी से एकदम समझ में आ जाए वो। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो, पता है क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक कर देना, और ऐसी अच्छे पढ़ने वाले बच्चे के साथ में प्लीज़ शेयर करना है अपने साथ, ओके। बहुत मेहनत से बनती है वीडियो, थैंक यू। और एक और चीज़ कि अगर आपको कुछ भी ऐसा लगे कि मुझे चैनल में कुछ ऐसी बात डालनी चाहिए जो आपके काम की हो, मतलब कोई ऐसे टॉपिक्स डालने चाहिए जो आपको पढ़ने में इंटरेस्ट है, लॉ से रिलेटेड ही सिर्फ, ओके, तो मुझे एक बार कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि मैं और क्या क्या डाल सकता हूँ, ठीक है। मुझे कुछ आइडियाज़ दो आप, और कमेंट में आप मुझे बताओ कि वीडियोस भी कैसे लगी, और कुछ नहीं समझ में आया तो भी मुझे बताओ, नहीं तो मुझे आप इंस्टाग्राम पे, मुझे डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का लिंक दूंगा मैं, तो आप उसमें जाके मुझे डीएम कर सकते हो डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं। और बस।